तो हेलो, आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, नया चैप्टर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या, देखो। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर और इंटर कन्वर्शन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सिंपल बात करो तो हीट जब वर्क में कन्वर्ट होगा और वर्क जब हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। The branch of physics which deals with the conversion of heat into work और वर्क इनटू हीट, इसका मतलब वाइस वर्सा, इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स के भाषा में थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्शन इंटर कन्वर्शन का मतलब इंटर कन्वर्शन का मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है और वाइस वर्सा, इसको बोला जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क और वाइस वर्सा इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यही है जो मैंने बोला। व्हेनेवर वर्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट और हीट इज ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क, द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मैकेनिकली इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी ऑफ हीट। जो वर्क का द क्वांटिटी ऑफ वर्क का क्वांटिटी और हीट का क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो देयरफॉर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जो कि J Q, where J is the Joule constant known as mechanical equivalent of heat। जोल J क्या है? जोल कांस्टेंट, और जोल कांस्टेंट को बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो, अभी स्टार्ट हुआ ये वाला जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? If two systems are separately in thermal equilibrium with respect to a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। मतलब क्या? If two systems are separately in thermal equilibrium with respect to a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। मान लो इसमें एक बक्सा दिया है A, B और C, मतलब ये क्या है? एक स्क्वायर है, मान लो आप। ठीक है, एक कंटेनर में मैंने एक वाल लगा दिया, इस वाल और ये वाला भाग कर दिया, A, B और C को भाग कर दिया। ठीक है, A B के सामने आ नहीं सकेगा, A B C के सामने जा नहीं सकेगा, C A के सामने आ नहीं सकेगा। तो ऐसा करके सी को भाग करने का जो वाल है उसको बोला जाता है डायथर्मल वाल, और ए बी को भाग करने वाला वाल जो है वो है एडियाबैटिक वाल। ठीक है, एडियाबैटिक वाल। अबे सुनना, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर ए सी और बी सी आपस में क्या है, रिलेशन बना रहा है। मान लो ए सी फ्रेंड है, बी और सी भी फ्रेंड है, इसका मतलब ए और बी क्या है, आपस में फ्रेंड हो जाएगा। ए सी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, इसका मतलब यही है कि ए सी का फ्रेंड होने और बी सी का फ्रेंड होने के कारण ए और बी भी क्या है, फ्रेंड है। मतलब बचो तो इसका मतलब कोई भी सिस्टम में, एक सिस्टम में ए बी सी है ना, तो इफ ए एंड बी आर सेपरेटली, मतलब ए और बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है विद द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये मतलब बात यही है, इफ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ए थर्ड सिस्टम दैट इज सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दिस इज नोन एज जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट स्टेट्स that if two systems are separately in thermal equilibrium with respect to a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। Yes, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऐसे ये कुछ कहावत जानना होगा। थर्मल को इक्विलिब्रियम क्या है? सिस्टम इज सेड टू बी द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल डिस्क्राइबिंग द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम। तो सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम पोजेस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स इन द इंटीरियर और बिटवीन द सिस्टम ऑफ द सराउंडिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट द सेम टेम्परेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम में द सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी स्पॉन्टेनियस चेंज इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, डिफ्यूजन एक्सेट्रा। ठीक है, अभी अच्छा ये तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये तो हो गया। इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट ए स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। देयर एग्जिस्ट ए स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर व्हिच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम सच एज टेम्परेचर इक्वलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी आया मेन टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे मार्क करके लगो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या है? हीट, चेंज इन हीट। डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा डब्लू क्या है? चेंज इन वर्क डन।
ठीक है, दिखाइए यार क्यू डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाई टू ए सिस्टम बाय द सराउंडिंग, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, एंड डेल्टा यू इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यू को इंटरनल एनर्जी से डिनोट किया जाता है, समझ में आ गया। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या है, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, then the quantity of heat absorbed by the system will be equal to the sum of the increase in internal energy and the external work done by the system on the surrounding। यानी कि according to the first law of thermodynamics से ये पता चलता है कि अगर if some heat is supplied to a system, कोई भी सिस्टम में अगर आपने हीट अप्लाइड किया तो जो कि वर्क डन, जो वर्क कर रहा है, मतलब विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, और वो वर्क में काम आ रहा है, ठीक है, देन दी जो हीट का क्वांटिटी है, जो ने सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया, दिस एब्जॉर्ब हीट शुड बी इक्वल टू दी सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जो अब हीट क्वांटिटी जो अपने सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया वो इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और एंड दी एक्सटर्नल एनर्जी वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। यही है इसका मतलब, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डेल्टा नहीं लिखने के साथ डी क्यू लिखे, ठीक है, क्योंकि डी क्यू ज़्यादा काम आता है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और उसका शॉर्टकट स्टेटमेंट यदि मैं बताऊंगा तो ऐसा होगा, व्हेनेवर हीट इज इंपोर्टेड टू ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, a part of heat is used to increase internal energy and rest is used in doing the external work। तो ये स्टेटमेंट जरूर आएगा, ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और नीट जेई जो भी हुए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट शॉर्टकट, whenever heat is imported to a thermodynamic system, a part of heat is used to increase the internal energy and rest is used in doing the external work। इसका मतलब यही है कि therefore dq is equal to du प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू किसका इक्वल होगा, डी यू का प्लस डी डब्ल्यू। ये होता है पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, अभी सुनना, अभी आया स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ हीटिंग मास ऑफ ए गैस टू 1 डिग्री कीपिंग क्या है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। सीपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो ये वर्ड है सीपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये आता रहेगा जब हम कोई भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो सीपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ये आएगा। तो ये है, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, सीपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सीपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और सी भी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी अभी आएगा। देखो, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सी वी जो है वो डी यू बाई डी टी के बराबर होता है। और इसमें ये याद रखना, सी पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड सी भी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। इसमें मैं दाग भी लगा दे रहा हूँ, सी वी क्या होता है, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ओके, अभी मेन प्रॉब्लम में आ गया, प्रूव डेट सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। इसको कैसे करेंगे, देखो, प्रूव डेट सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। इसे करना कैसा है, पहले तो ऐसा क्वेश्चन जब देगा डिफरेंशिएट करने को, मतलब प्रूव करने को बोला गया, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, सी पी और सी वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, देखो, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अभी डी डब्ल्यू को हम पी डी वी लिख सकते हैं, सो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, समझ में आएगा। अभी इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी को मान लिया मैंने इक्वेशन। हमें क्या पता है, वी हैव कि सी पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसमें देखो डी क्यू है, तो डी क्यू को सेपरेट करेंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी। ओके, ऑल्सो वी नो दैट सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। तो सॉरी, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, इसमें डी यू है, तो डी यू इज इक्वल टू कितना होगा, सी वी डी टी। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 से मिला डी क्यू के जगह में हम क्या लिखेंगे, सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू के जगह में सी वी डी टी प्लस पी डी वी।
अच्छा, अभी सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी, सिंस वी नो डेट पी वी इज इक्वल टू आर टी, है कि नहीं? तो पी वी को डी वी लिख दे, ठीक है? तो टी नीचे आएगा, टी नीचे आने से पर डी टी इज इक्वल टू आर, सो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी लिख सकते हैं हम। ये पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, देखो वी को डी वी लिखा, टी नीचे आया, डी टी होगा इज इक्वल टू आर, तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, प्लस पी डी वी के जगह में आर डी टी, इसमें डी टी आ रहा है, तो सी पी डी टी इज इक्वल टू डी टी कॉमन लिया तो सी वी प्लस आर, तो इसमें डी टी और डी टी कैंसल, तो सी वी को इधर लेकर आयो तो माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो दस वी प्रूव डेट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये प्रूव करना था ना, प्रूव डेट सी पी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर, सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये आंसर दिखाना था, ये आता है एग्जाम में, ठीक है? गुड। नेक्स्ट ये शो करना है, शो डेट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी बी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसा करना है? देखो ये जो को समझ नहीं आता, ये जो गामा दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, इसको बोला जा रहा है गामा, जी ए एम एम ए गामा, इसको बोला जा रहा है, कोई बोलता है आर, नहीं, ये गामा है, पी बी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कैसे प्रूव करेंगे? देखो तो यही प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिख जाओ ना, चलो ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के पी डी वी लिखेंगे, क्योंकि पी डी वी ज़्यादा काम आता है तो पी डी वी लिख दिया। ओके, सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू का वैल्यू 0 होता है, सो देयरफॉर डी क्यू मतलब डी यू प्लस पी डी वी किसके बराबर आया? 0, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अभी देखो, since we know that कि सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, तो इसमें डी यू का वैल्यू क्या होगा? सी वी डी टी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डी यू के जगह में सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। ओके, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है? इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इससे। अभी सुन, अभी खेल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? नाउ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए मतलब n इज इक्वल टू 1 क्या होता है? पी भी इज इक्वल टू आर टी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस पी भी इज इक्वल टू आर टी, ये सबको पता होता है, ठीक है? पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, यदि एन 1 होता है तो पी भी इज इक्वल टू आर टी। अभी क्या करना, कुछ वैल्यू से नहीं, अभी क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट, डी आई एफ एफ ई डिफरेंशिएटेड दिस इक्वेशन। ओके, इसको डिफरेंशिएट करो, पहले पी, उसके बाद डी वी प्लस वी को रख के डी पी का डिफरेंशिएट करो, तो आर है, टी का डिफरेंशिएट क्या होता है? डी टी, पता है सबको? ओके, नाउ यू सी, मैंने कुछ नहीं दिया, देखो पी को रखा, डी वी का डिफरेंशिएट किया, फिर वी को रखा, डी पी का डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू आर, और डी टी का ए डी टी, टी को डी टी लिख दिया, ठीक है? डिफरेंशिएट किया। देखो इस इक्वेशन में फोकस करो, इसमें डी टी को सेपरेट करना है, तो इसको डी टी है, इसमें डी टी, इसमें क्या है? डी टी को सेपरेट करना है, तो इसमें डी टी को मैंने सेपरेट किया, तो इसमें पी डी वी प्लस वी डी पी और आर क्या नीचे आ जाएगा, है क्या नहीं? सो डी टी का वैल्यू ये है, इसको मान ले इक्वेशन 2। ओके, सो देयरफॉर ये आया ना, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 से, अभी इक्वेशन 1 को पुट करो, सी वी डी टी के जगह में हम क्या लिखेंगे? पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय आर। ओके, डी टी का वैल्यू लिखा क्या है? प्लस डी पी डी वी इज इक्वल टू 0, मैंने इसमें डी टी का वैल्यू पुट कर दिया। अभी देखो इसमें क्या करना है? आर से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें सी वी ब्रैकेट लिखना है, ठीक है? पी डी वी प्लस वी डी पी, ये आर इधर से मल्टीप्लाई किया तो क्या में आर पी डी वी ना इज इक्वल टू 0, ये आया ना? इसमें मैंने केवल आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो आर से मल्टीप्लाई किया, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ये आर आ गया। इसमें क्या लिखा? लिख भी दो, मल्टीप्लाई आर इन बोथ साइड, आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हट जाएगा पी डी वी प्लस वी डी बी, और आर से मल्टीप्लाई करो तो आर पी डी वी इज इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई कर दो तो सी वी पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी वी, सी वी वी डी पी
प्लस आर पी डी वी इज इक्वल टू 0। अभी कुछ नहीं है, पी डी वी आ रहा है, ये भी पी डी वी आ रहा है, तो पी डी वी को कॉमन लेने पर क्या आएगा, सी वी प्लस आर प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। अभी सिंस वी नो डेट सी पी माइनस सी वी, सिंस वी नो डेट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो सी वी इज इक्वल टू सॉरी सी पी की इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर को जगह पे क्या लिखे, सी पी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है नहीं, क्योंकि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो सी वी प्लस आर किसका इक्वल होगा, सी पी। अभी डिवाइड करो, डिवाइड सी वी पी वी इन बोथ साइड, इससे डिवाइड करना है, सी वी पी वी से डिवाइड कर दो, इसको सी वी पी वी से डिवाइड करो, तो कर देते हैं, डिवाइड करो किससे, पी वी डी वी, इससे भी पी वी डी वी, अच्छा है, सॉरी सी वी वी होगा, सी वी पी डी वी से पी, अरे पी डी वी नहीं रे बाबा, पी वी होगा, इसमें गलती कर दिया, ठीक है, सी वी पी वी से डिवाइड करना होगा। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये फॉर्मूला सही है, ये जो साइंटिस्ट था, जो जिसने बनाया वही, उसने क्या सी वी और पी वी से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे प्रूव करने के लिए सी वी पी वी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सी वी पी डी वी से आप क्या लिखेंगे, सी वी पी वी प्लस सी वी वी डी पी, सी वी पी वी इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो एक्चुअली सी पी बाई सी वी क्या होता है, गामा, पी और पी कैंसल, तो इसमें क्या लिखेंगे, डी वी बाई वी प्लस सी वी कैंसल, इसमें वी और वी कैंसल, तो क्या रहेगा, डी पी बाई पी इज इक्वल टू 0। अभी लॉग लगाओ, ये डी वी बाई वी क्या होता है, ठीक है, लॉग लगाओ, बस सॉरी इंटीग्रेट करो, गामा इंटीग्रेट ऑफ डी वी बाई वी प्लस इसको भी इंटीग्रेट करो, डी पी बाई पी इज इक्वल टू 0। ओके, तो इंटीग्रेट ऑफ गामा, ये जो गामा है ना, ये लॉग ई गामा हो जाएगा, ये गामा जो है वो ऊपर चला जाएगा, प्लस लॉग ई पी इज इक्वल टू लॉग ई सी, तो लॉग देखो जो ये पी और ये क्या है, कुछ गड़बड़ हुआ, रुको, ये वी है, ठीक है, पी और वी, तो लॉग वी और ये गामा जो कोफिशिएंट, लॉग के पास जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस लॉग ई पी इज इक्वल टू लॉग ई सी, क्योंकि सी का वैल्यू लॉग होता है। अच्छा, इसको दोनों पी वी जोड़ दो, तो पी वी गामा इज इक्वल टू, ऐसा लिखो ना, हाँ लॉग ई लिखो, उसके बाद पी वी गामा इज इक्वल टू लॉग ई सी, अभी लॉग और लॉग कैंसल, सो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूव करना था बाबा। तो कोई इसमें जो गामा कैसे आया, देखो इसमें ये लिखना जरूरी था, मैंने ये लिखा, सीन सी पी बाई सी वी को क्या बोलते हैं, गामा, सी पी बाई सी वी को बोला जाता है गामा, तो सी पी डिवाइडेड बाई सी वी क्या है, गामा, गामा इंटू पी पी कैंसल, डी वी बाई वी, इसमें सी वी कैंसल, वी वी कैंसल, डी वी बाई वी। अभी लॉग लगा दो, पहले इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग गामा, इसको इंटीग्रेट डी वी बाई वी, इसको इंटीग्रेट ऑफ डी वी बाई वी, अभी गामा है लॉग ई, इसको लॉग डी वी बाई वी क्या होता है, वी प्लस लॉग, इसको लॉग लगाओ तो डी पी बाई वी क्या होता है, पी, इसको लॉग ई सी, तो लॉग ई वी, लॉग के सामने कोफिशिएंट क्या है, गामा, तो ये हो जाएगा पावर, लॉग ई वी पावर गामा प्लस लॉग ई पी इसको लॉग ई सी, सो देयरफॉर पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूव हो गया। ओके, अब टू नेक्स्ट पढ़ेंगे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ओके, आज तो ठीक है, आज इतना ही।